नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के बुलेटिन में एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद तबाही का मंजर है। यहां मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार हो गया है। तुर्की में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,170 हो चुकी है, तो लगभग 12 सालों के गृह युद्ध से तबाह सीरिया में 3,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस बीच दुनिया ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत प्रयासों के लिए बचाव कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर छठा विमान गुरुवार को तुर्की भेजा। छठी उड़ान में भूकंप प्रभावित देश के लिए और अधिक बचाव टीमें, डॉग स्क्वाड और जरूरी दवाएं थीं। मोदी सरकार ने आज ही संसद में कहा कि पिछले साल 2.25 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है। ये कम से कम पिछले एक दशक में रिकॉर्ड आंकड़ा है। बता दें, प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2012 में कहा था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब अमेरिकी भारतीय वीजा के लिए कतार में खड़े होंगे। इसके 2 साल बाद ही वो प्रधानमंत्री बन गए और 2014 से लगातार वो इस पद पर हैं। लेकिन इन वर्षों के बाद अब सरकार ने ही कहा है कि पिछले साल यानी 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। इससे पहले के वर्षों में भी बड़ी तादाद में भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की वर्षवार संख्या बताई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर ने कहा कि 2015 में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 1,31,489 थी, जबकि 2016 में 1,41,603 लोगों ने और 2017 में 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। 2018 में ये संख्या 1,34,561 थी, जबकि 2019 में 1,44,017 और 2020 में 85,256 और 2021 में 1,63,000 ने अपनी नागरिकता छोड़ी। बता दें कि 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे कम रही। यही वह साल था जब कोरोना महामारी का काल था और दुनिया भर में तबाही मची थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश के हाई कोर्ट्स में करीब 60 लाख मुकदमे लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों की संख्या करीब 70,000 है। उन्होंने ये जानकारी संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। रिजिजू ने कहा कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर मौजूद सूचना के अनुसार 1 फरवरी 2023 तक देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों में कुल 59,87,477 मुकदमे लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 69,511 केस लंबित हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मामले देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित हैं। यहां 10.30 लाख केस का फैसला होना अभी बाकी है। वहीं सबसे कम 171 मामले सिक्किम हाई कोर्ट में लंबित हैं। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का आंदोलन तेज हो गया है। युवा इसमें सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। देहरादून की मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया गया। घंटाघर से राजपुर रोड और एसले हॉल से घंटाघर दोनों तरफ का ट्रैफिक उन्होंने रोक दिया। सड़क पर बैठे हजारों बेरोजगारों की जोरदार नारेबाजी के बीच माहौल में तनाव पसर गया। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने मांग की है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाए। युवाओं पर लाठीचार्ज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कुछ लोग तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि युवाओं को नौकरियां बांटती उत्तराखंड की बीजेपी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर अडानी ग्रुप को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और 3 सवाल पूछे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवालों को ट्वीट किया और कहा कि हम अडानी के हैं कौन सीरीज का आज 5वां दिन है। इसके तहत हम हर दिन प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले को लेकर 3 सवाल पूछ रहे हैं। ये है पीएम मोदी से हमारे आज के सवाल। कांग्रेस ने कहा कि 24 जनवरी से 6 फरवरी के बीच अडानी ग्रुप की कीमत में 9,50,000 करोड़ रुपए की कमी आई। इतने बड़े पैमाने पर खुदरा बचतों के खत्म होने पर सेबी को कब जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या मोदी सरकार ने सेबी पर जांच धीमी करने का दबाव डाला था? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा। कांग्रेस पार्टी ने पूछा क्या बाजार नियामक सेबी और एनएसई पर अडानी ग्रुप को उबारने के लिए नरमी बरतने का प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव डाला गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रधानमंत्री की डिग्री सोशल मीडिया वगैरह पर सार्वजनिक है और इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई हमें सूचना सार्वजनिक करने से मजबूर नहीं कर सकता है। मेहता ने कहा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की निजता भी प्रभावित होगी। अदालत गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें CIC के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के PIO को मोदी की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। PM मोदी की डिग्री को लेकर सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने कहा कि किसी की बचकाना और गैर जिम्मेदाराना जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ये भी गौर किया जाना चाहिए कि जो सूचना मांगी गई है उसका प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी लोकतंत्र में इससे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि पद पर बैठा शख्स डॉक्टरेट है या अनपढ़ है। इस मामले में पब्लिक का कोई भी हित नहीं है और इससे प्राइवेसी भी प्रभावित हो रही है। SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अगर कोई RTI के तहत जानकारी मांगता है कि भारत के राष्ट्रपति की हाइट, बैंक बैलेंस आदि क्या है, तो क्या ये तार्किक होगा? क्या इसका कोई सार्वजनिक हित है? हमारे संविधान में चुनाव लड़ने के लिए किसी खास शैक्षणिक योग्यता का जिक्र नहीं है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट पर्सी कविना ने कहा, इसमें कोई बचकानी या गैर जिम्मेदाराना जिज्ञासा नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। एडवोकेट कविना ने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन फॉर्म देखें तो वहां उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जिक्र है, इसलिए हम डिग्री की मांग कर रहे हैं, ना कि मार्कशीट मांगी है। इस पर SG मेहता ने कहा कि इस मामले पर पूरा देश कोर्ट के फैसले को जानना चाहेगा। कविना ने कहा कि इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है, ये दिखा दें कि इंटरनेट पर डिग्री मौजूद है, यही सबसे अच्छा सबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। उनके पूरे भाषण के दौरान नारेबाजी होती रही। इस बीच PM मोदी ने हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष किया। उन्होंने विपक्षी बेंच की तरफ देखकर अपना सीना ठोका और कहा कि आज देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। मैं देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ भी करने को निकला हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुवार को दोपहर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया। PM का भाषण विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच शुरू हुआ, लेकिन पूरे भाषण के दौरान मोदी अडानी भाई भाई के नारे सदन में गूंजते रहे। आज की सबसे बड़ी और खास बात यही है कि PM मोदी के पूरे भाषण के दौरान राज्यसभा में नारे लगते रहे। PM मोदी ने कहा कि इस सदन में कुछ लोगों की वाणी देश को निराश करने वाली है। कमल खिलाने में विपक्ष का बड़ा योगदान है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है। मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मोदी ने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। PM मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। हो सकता है कि उनका इरादा ना हो, लेकिन उन्होंने किए। जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर चुके थे, तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। PM मोदी ने कहा, पिछले 3 से 4 साल में करीब 11 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। आम लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हुए हमने जनधन खाता आंदोलन शुरू किया। पिछले 9 सालों में देश भर में 48 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। नेता विपक्ष खड़गे का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि खड़गे जी शिकायत करते हैं कि मैं कालाबुर्गी जाता हूं। उन्होंने वहां के काम को देखना चाहिए। कर्नाटक में कालाबुर्गी में 8 लाख से अधिक खातों सहित 1.70 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। इतने सारे लोग सशक्त हो रहे हैं, किसी का खाता बंद हो रहा है, मैं दर्द समझ सकता हूं। कांग्रेस पर कड़ा हमला करते हुए PM मोदी ने कहा कि हम देश को विकास का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारकों को उसके सभी अधिकार मिले। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही है। जनता न केवल उनको देख रही है बल्कि सजा भी दे रही है। PM मोदी ने कहा कि 600 के करीब योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। अगर किसी कार्यक्रम में नेहरू जी के नाम का उल्लेख ना हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि चलो भाई, छूट जाता होगा हमसे नेहरू जी का नाम, और छूट जाता है तो हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले PM थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है?
नेहरू सरनेम रखने से। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, आप हमारा हिसाब मांगते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी का हमला कांग्रेस और उनके नेताओं पर रहा। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी और अनुच्छेद 356 का जिक्र करते हुए राज्यसभा में कहा, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वो कौन सी पार्टी थी जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया। उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। आगामी त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अगरतला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह उपस्थित रहे। भाजपा ने वादा किया कि त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने पर वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता, किसानों की आर्थिक सहायता और रबर आधारित उद्योग के विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि करेगी। जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि धार्मिक गुरु अनुकूल चंद्र के नाम पर सभी के लिए 5 रुपए की भोजन योजना शुरू करने के साथ ही अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। घोषणा पत्र के मुताबिक प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपए का बालिका समृद्धि बॉन्ड दिया जाएगा, जबकि आदिवासी भाषा कोक बोरोक को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि हम रबर और बांस पर आधारित उद्योग, विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करेंगे। 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपए और प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों सहित अधिक स्वायत्तता देंगे। अगरतला में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र की चर्चा के साथ ही मैं इसके महत्व की भी चर्चा करता हूं। दूसरी पार्टी घोषणा पत्र लाती हैं तो उसे उनकी पार्टी के लोग ही महत्व नहीं देते, लेकिन बीजेपी कोई प्रतिबद्धता देती है तो उसे लोग समझते हैं। देश के लोग इंतजार करते हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र क्या होगा। उन्होंने कहा कि 70 साल में कभी आपने सुना था कि नेता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, लेकिन जब बीजेपी का नेता सामने आता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और आगे का रोड मैप बताता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में मुलाकात कर व्यापक चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने कहा कि चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। हालांकि मुद्दों को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। दूतावास ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अडानी फर्मों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुनवाई कल शुक्रवार को होगी। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच हो। यहाँ पर एक खास बात पर गौर ये करना है, वकील एमएल शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल 10 फरवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सुनवाई करने वाला था। वकील एमएल शर्मा की याचिका में कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से देश की छवि तार-तार हो गई है। शर्मा की मांग है कि शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई जाए। ये एक फ्रॉड है, इसके जरिए मार्केट को बनावटी तौर पर गिरा दिया जाता है। लाइव लॉ के मुताबिक वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने अपनी याचिका का जिक्र करते हुए एमएल शर्मा की याचिका पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस की बेंच कल 10 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, इसलिए उनकी याचिका पर भी उसी के साथ सुनवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार देर रात परवाणु में अडानी ग्रुप की एक यूनिट पर छापा मारा। राज्य विभाग के अधिकारियों ने सोलन स्थित अडानी विल्मर कंपनी की कैरिंग एंड फॉरवर्ड यूनिट का निरीक्षण किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जीएसटी अधिकारियों ने जीएसटी उल्लंघन के आरोपों को लेकर अडानी विल्मर के कार्यालय का दौरा किया। ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में सत्तारूढ़ भाजपा पर अडानी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध होने का आरोप लगाया। बता दें, अडानी विल्मर, अडानी ग्रुप और सिंगापुर स्थित विल्मर के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर है, जिसमें फॉर्च्यून ऑयल इसके प्रमुख उत्पादों में से एक है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी विल्मर पर जीएसटी जमा नहीं करने के आरोप हैं। इसके अलावा अधिकारी कथित तौर पर राज्य में संचालन के संबंध में कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अडानी हिंडनबर्ग मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की विपक्ष की मांग को दोहराते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला था। इसके बाद खड़गे अपने स्कार्फ को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर आ गए।
दरअसल खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हर दिन देश में मुट्ठी भर उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं। मोदी जी के एक करीबी मित्र की पिछले 2.5 साल में संपत्ति में 14 गुना वृद्धि हुई है। संपत्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कैसे हुई? क्या ये जादू है? इस पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने ये कहते हुए पलटवार किया कि खड़गे के आरोप निराधार हैं और शेयर मार्केट के द्वारा देखे जाने वाले हैं। उसमें सरकार की क्या काम है? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग करते रहते हैं। जेपीसी उन आरोपों को देखने के लिए होती है जो साबित हो चुके हैं या मामले और सरकार से संबंधित घोटाले हैं। गोयल ने कहा कि खड़गे जी ने आज लुई विटॉन का मफलर यानी स्कार्फ पहन रखा है। क्या हमें इस पर भी जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए? वो कहां से मिला, उसे किसने दिया और उसकी कीमत कितनी है? फिर एक जेपीसी को उस पर भी जांच करनी चाहिए। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति जताते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम से इन चौपाइयों को रामचरितमानस से संशोधित कराने या प्रतिबंधित करने की अपील की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है, को संशोधित या प्रतिबंधित करने एवं पीड़ित वर्ग को सम्मान दिलाने हेतु पत्र राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित। तुर्की में आए भूकंप के झटके के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्क वीजा पर तुर्की गए एक भारतीय लापता है। 10 अन्य भारतीय तुर्की के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की में बचावकर्मी हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने तुर्की के अदाना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के दूर दराज के हिस्सों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक जो व्यापारिक यात्रा पर था लापता है। हम बेंगलुरु में उनके परिवार और उस कंपनी के संपर्क में हैं जिसके लिए वो काम करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि फंसे हुए 10 भारतीय सुरक्षित हैं और भारत से भेजी गई विशेष टीमें उनका पता लगा रही हैं और बचाव कार्य जारी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया। पहले दिन भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने से 1 ओवर पहले केएल राहुल का विकेट गंवा दिया। केएल राहुल ने 20 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन और रविचंद्रन अश्विन बिना कोई रन बनाए खेल रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाई और पूरी टीम केवल 177 रनों पर सिमट गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ।